नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 के साइंस के सीट वाइज सभी क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट 6। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में क्या नाम दिया था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेंडलीव ने 1869 में जो आवर्त सारणी बनाए थे, तो उसमें 3 तत्व उन्हें अपने हिसाब से नाम दिए थे। 3 तत्वों को आपका है, एक एका बोरन, दूसरा है एका एल्यूमिनियम और तीसरा है एका सिलिकॉन। तो जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाए गए तो ये 3 तत्वों को दूसरे नाम दिए थे। तो देखिए, एका बोरन को आपका स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का आपका गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, आपका कहा गया कि एका एल्यूमिनियम को हम लोग एका गैलियम के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका आंसर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसकी उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। किसकी आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो देखिए ऑप्शन। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीरियल से बैठाते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। तो देखिए दोस्तों, जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने पर उसमें परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने में आसानी होते हैं, और ऊपर में इलेक्ट्रॉन निकलने में थोड़ा अधिक ऊर्जा लगती है। तो आपका सबसे पहले हीलियम है, तो हीलियम में अधिक एनर्जी लेंगे। तो आपका आंसर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काला जार। दोस्तों कालाजार एक प्रकार के, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। दोस्तों कालाजार एक प्रकार के बुखार हैं जो सीसी मच्छी के द्वारा मक्खी के द्वारा होते हैं। सीसी मक्खी के जो लिस्मनिया प्रजाति में पाए जाते हैं, और ये मच्छी हमेशा बालू में पाए जाते हैं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएंगे आपका, देखिए ऑप्शन है अधोमुखी युग्मक विखंडन। इसका हिंदी में थोड़ा दूसरा टाइप का नाम है, तो आपका आंसर यही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन एक जटिल स्थायी उत्तक है। तो दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। देखिए स्थायी उत्तक में आपका 2 होते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में आपका 3 गो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपके, पेरेनकाइमा, स्केलकाइमा और कोलेनकाइमा। और जटिल में आपका फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम। तो आपका इसमें जटिल स्थायी उत्तक कहा गया। तो जटिल स्थायी उत्तक में आपका जाइलम है, तो जाइलम में आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका त्वरण की बीमा होती है। तो त्वरण देखिए दोस्तों, एक्सेलेरेशन का हम लोग मात्रक जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग इसको बीमा में लिखते हैं MLT। तो M मतलब मास, L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम। तो इसमें मास तो नहीं दिया हुआ, तो M 0 हो जाएंगे, L 1, M 1 और T आपका -2 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, 60 किलो द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना बल लगाना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट किया गया कि इसमें कुछ सही से कहा नहीं गया, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया रेलवे ने। नेक्स्ट देखिए, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आवर्त कक्षकों की जितना संख्या होती है, आवर्त उतने आवर्त होते हैं। तो तीसरे आवर्त कहा गया। तो तीसरे आवर्त में हम लोग कक्षकों की संख्या 3 होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं के से, KLM। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रेगिस्तानी पौधे की बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। रेगिस्तानी पौधे में मोम जैसे मतलब उसकी परत पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग क्यूटिन कहते हैं। क्यूटिन जो उसके परत में होते हैं, जो वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाता है mgh। तो आपका एक आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट ऊर्जा का उपयोग होता है, तो जूल में इसका मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 यूनिट बराबर आपका
3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। तो आपका 150 कहा गया, तो 150 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो आपका लगभग आ जाएंगे 5.4 इंटू 10⁸ जूल लगभग में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो सतहों के बीच अनियमितता का कारण क्या उत्पन्न होता है। दो सतहों के बीच अनियमितता के कारण आपका घर्षण उत्पन्न होता है, तो आपका आंसर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन होती है तो 6 कार्बन कितने कार्बनों में बदल जाते हैं। तो आपका 3 कार्बनों बदल जाते हैं, तो ऑप्शन 3 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होती है तो उसकी संयोजकता होती है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिसकी बाहरी कक्षा पूर्ण होती है तो उसमें कितने संयोजकता, जैसे हम लोग का आर्गन का 18 होता है, तो 18 होता है तो 2 8 8, तो आपका बाहरी कक्षा पूर्ण होती है तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव दोस्तों जो जितने आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो आपका जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का होते हैं Cl, क्लोरीन का होते हैं 17, 2 8 और 7, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होते हैं, तो आपका सबसे अधिक क्लोरीन में पाया जाता है, तो बी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने में परमाणु आकार क्या होता है। तो सोडियम से क्लोरीन तक, देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सोडियम हम लोग फर्स्ट वर्ग में होता है, क्लोरीन 17 वर्ग में पाया जाता है। जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो उसका एटॉमिक आकार आपका घटता है, तो आपका आंसर हो जाएगा घटता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती तो विलयन का रंग कैसे होता है। तो इसमें दोस्तों आपका विलयन का रंग दूधिया हो जाते हैं, दूधिया, तो दूधिया ऑप्शन में तो सफ़ेद है, तो आपका आंसर 3 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो देखिए दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होते हैं जो मतलब कार्बन के बीच में एकल बंध पाए जाते हैं, तो एकल बंध पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन 2 में देखिए, तो ऑप्शन 2 सी है, सी, और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग है क्योंकि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो दोस्तों, डॉक्टर दंत चिकित्सक के डॉक्टर सब हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु वास्तविक और उल्टा होता है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल होगा। तो देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु पे एक ही दिशा में बल लगाया जाता है, एक 10 न्यूटन एक 15 न्यूटन के, ना 5 न्यूटन के, सॉरी दोस्तों 5 न्यूटन के, तो उसमें कुल बल कितना लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम में बल लग रहा है, तो आपका ऐड हो जाएंगे, 10 + 5 आपका 15 न्यूटन बल लगेंगे, तो आपका आंसर सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 80 किलो की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड के ऊपर उठाने में काम आने वाली शक्ति क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि P = W/T होते हैं। तो W, जब भी वस्तु को ऊंचाई पर होते हैं तो उसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा होते हैं, तो कार्य स्थिति ऊर्जा, तो आपका mgh/T। तो आपका मास कितना दिया हुआ है, तो मास आपका 80, तो आपका 80 × g का मान है आपका 10 और h 40/50, तो आपका इसको काट दिए, इसको इससे 5 को 2 से 4 दूना 8, 8 8 64, मतलब 640 वाट हो जाएंगे।
ना जूल पर सेकेंड, हाँ सॉरी दोस्तों, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति में 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका है ऐप का दिया हुआ, ऐप इजक्वल टू आपका एम जी, ऐप इजक्वल टू एम जी दिया, तो ऐप एम जी, तो एम जी आपका 40 दिया हो, 40 न्यूटन, तो ऐप 40 न्यूटन। तो हमारे पावर, तो पावर इजक्वल टू होते हैं डब्लू अपॉन टी, पावर इजक्वल टू डब्लू अपॉन टी, तो डब्लू आपका होते हैं स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, तो आपका एम जी एच अपॉन टी। तो एम जी आपका कितना दिया हुआ है, एम जी आपका दिया हुआ है 40 इंटू एच बाई आपका टी दिया हुआ है 20 सेकेंड, और आपका पावर दिया हुआ है 160। इसको आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा दोस्तों, 0.8 मीटर आएंगे। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूर रखी हो तो इसका आवर्धन कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया हुआ कि R इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आपका एफ हो जाएंगे, उसका आधा होते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर, और आपका यू दिया हुआ है 10, यू दिया हुआ दोस्तों आपका 10, हाँ क्या दो यू, हाँ यू दिया हुआ 10, यू दिया हुआ 10, तो अवतल दर्पण में हमेशा माइनस में होते हैं। तो आपका आवर्धन का मान होता है एम इजक्वल टू माइनस भी अपॉन यू, ये फार्मूला होता है आवर्धन का। तो सबसे पहले भी निकालना पड़ेगा, तो लें दर्पण फार्मूला से 1/u प्लस 1/v इजक्वल टू 1/f, तो इससे हम लोग भी निकाल लेंगे, उसके बाद इस फार्मूला में बैठा देंगे, तो इससे आप लोग आंसर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 3 बिलियन XYZ का पीएच मान क्रमशः 2, 11 दोस्तों और 7 होंगे, पीएच मान 7 है, तो इन्हें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, देखिए पीएच स्केल में, देखिए एक पीएच स्केल हमारे सोनस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, जो 1 से 14 तक था, तो 1 से 7 के बीच में आपका जितना होगा वो अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक वो आपका क्षारीय होते हैं। अब जो देखिए जो दोस्तों, जो जितना अम्लीय होगा उसका मान 7 से कम होगा, और H प्लस आयन अधिक देते हैं। तो आपका क्या दिया हुआ, जो जितना अम्लीय होगा तो H प्लस आयन अधिक देते हैं, जिसका मतलब 7 से कम होगा। तो आपका देखिए दोस्तों 2 है, 11 है और 7 है, 2, 11 और 7 है, तो उसको आरोही क्रम में, तो आरोही मतलब छोटे से बड़े, तो छोटे से सबसे पहले 2 है, 7 है, उसके बाद 11 है, तो 2 आपका दिया हुआ x का, z का, उसके बाद y, तो आपका आंसर ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले हमें जीन से हमें DNA प्राप्त होती है, जीन एक आनुवंशिकी गुण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण दिखाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएंगे जीन। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कार्बन परमाणु, यहाँ दोस्तों इस तरह होंगे C6 और 12, सॉरी दोस्तों C6 और 12, कार्बन परमाणु में C6 और 12 के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो आपका देखिए C6 और 12, तो 12 आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 12 होते हैं, तो इसको भी हम लोग प्रोटीन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो आपका देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर 6, और तब न्यूट्रॉन भी आपका 6 हो जाएंगे, तो इसमें -6 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन भी आपका 6 हो जाएंगे। तो आपका निष्कर्ष निकल रहा है कि प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में।